हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट मेंटेन्स इट्स शेप्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड इट्स हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस फोर्स लगाने पर अपना शेप मेंटेन करके रखता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ या हार्डनेस भी कहते हैं। ठीक है। Metals are generally hard except lithium, sodium, potassium, etc. They are so soft that they can be cut with a knife. जनरली मेटल्स हार्ड होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, ठीक है, लेकिन डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ नॉन मेटल, इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है, जो कि एक नॉन मेटल है और दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बहुत हार्ड होता है, मेटल से भी हार्ड। ठीक है। नोट, द सब्सटेंस which breaks into pieces on applying a force are called brittle। यानी वैसे सब्सटेंस जिसमें फोर्स लगाने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, चूर चूर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, यानी वो मेटल नहीं होगा। ठीक है, जनरली मेटल्स ब्रिटल नहीं होता। चलो नेक्स्ट, physical state, the property of a substance by which they can exist in the form of solids, liquid और gases is called its physical state। यानी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका फिजिकल स्टेट कहते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स हैं सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये वही है जो आपको थर्मोमीटर में देखने को मिलता है। थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं ना, क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हीट चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस बट सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस, सेलेनियम और सॉलिड। ज़्यादातर नॉन मेटल जो है वो गैसेस होता है, यानी गैस के फॉर्म में मिलता है, लेकिन सल्फर हुआ, आयोडीन हुआ, कार्बन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सेलेनियम हुआ, ये सब कुछ नॉन मेटल्स है जो सॉलिड स्टेट में मिलता है। एंड ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। यानी लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन एंड लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट, लस्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट शाइन्स इज कॉल्ड लस्टर। यानी किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो चमक पैदा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर कहते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स आर लस्टरस। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी चमकदार होते हैं। अगर मेटल का सरफेस को ताज़ा ताज़ा काटा गया है तो देखोगे कि वो कटा हुआ सरफेस कैसा होगा? चमकदार होगा। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब जो है नेचुरली जो है इसमें शाइन होता है, इसका शाइन जल्दी जाता भी नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट विच आर लस्ट्रस। नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होता, कोई भी नॉन मेटल हो उसमें चमक नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन में चमक पाया जाता है, और ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, और कार्बन एक नॉन मेटल है जिसमें चमक होता है। नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट चेंजेस इट्स शेप without breaking when a force is applied is called its malleability। यानी किसी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस अपना शेप बदल लेता है फोर्स लगाने पर बिना टूटे, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको उसका मेलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे देखोगे कि आयरन को अगर हैमर किया जाए तो वो चपटा हो जाता है, अपना शेप बदल लेता है, लेकिन टूटता नहीं है।
तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, मेलिएबिलिटी कहेंगे। ऑल मेटल्स आर मेलिएबल वेयर एज ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जितने भी मेटल्स है वो सभी मेलिएबल होते हैं, यानी उसको पीट करके हैमर करके थिन शीट्स में बदला जाता है, जा सकता है। लेकिन किसी भी नॉन मेटल को क्या कहते हैं, थिन शीट नहीं बनाया जा सकता। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, यानी कि गोल्ड का सबसे पतला शीट बनाया जा सकता है। इससे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, ductility, the property of substance by which it can be stretched into thin wires without breaking when a force is applied is called its ductility. All metals are ductile whereas all non-metals are non-ductile. तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसको फोर्स लगा के पतले तार में बदला जा सकता है तो ये उसको उसका क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। यानी पतले से पतले तार में बदलने का कैपेबिलिटी जो है किसी भी मटेरियल में हो तो वो उसका डक्टिलिटी कहलाता है। जितने भी मेटल्स है वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल नहीं होते, यानी उसको खींच करके पतला तार में नहीं बदला जा सकता है। तुम लोग देखे होगे कॉपर का वायर होता है, आयरन का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, तो लेकिन कभी भी किसी नॉन मेटल का वायर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होता। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल कौन है, तो गोल्ड है। सोनोरिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड इट्स सोनोरिटी। यानी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको किसी हार्ड सरफेस से टकराने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ये उसका क्या कहलाता है, सोनोरिटी कहलाता है। मेटल्स आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। यानी मेटल्स को अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाए तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। देखे होगे बेल्स वगैरह जो स्कूल में इस्तेमाल होता है तो वो घंटी बजता है। कैसे बजता है, क्योंकि वो मेटल का बना है। मेटल में ही ये काबिलियत है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सके, नॉन मेटल से ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, thermal conductivity, the property of substance by which it conducts heat is called its thermal conductivity। यानी किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो हीट को कंडक्ट करता है, यानी अपने से होकर के गुजार देता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। सिल्वर कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल हैं वो सभी थर्मल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, यानी हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन सिल्वर और कॉपर जो है हीट का बेस्ट कंडक्टर माना गया है। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट। जितने भी नॉन मेटल है वो हीट का इंसुलेटर है, बट सिलिकॉन जो है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। Next, electrical conductivity, the property of substance by which it conducts electricity is called its electrical conductivity। थर्मल कंडक्टिविटी की तरह इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। वेयर एज ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but graphite is a form of carbon which is a non-metal is a good conductor of electricity। जितने भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के पास होने नहीं देते। लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक फॉर्म है और कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कार्बन जो है वो हीट का तो अच्छा कंडक्टर है ही, उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है। यहाँ पर सिर्फ हीट लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है रिएक्शन विथ एसिड्स। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, यानी मेटल सॉल्ट बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स Na प्लस H2SO4, एरो Na2SO4 प्लस H2। सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी Mg प्लस HCl, एरो MgCl2 प्लस H2। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
Next, reaction with bases. When metal reacts with acid, it forms metal salt and hydrogen gas. ठीक है, एसिड की तरह बेसिस के साथ भी अगर मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है Zn प्लस NaOH एरो Na2ZnO2 प्लस H2, यानी जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी जब भी कभी मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके से मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन सभी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। Reaction with oxygen. When metal reacts with air or oxygen, then it produces metal oxide. Example, Mg plus O2 एरो MgO, यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये बहुत ही ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, जैसे फुलझड़ी जल रहा हो इस तरह से जलता है। ठीक है, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जब कभी मेटल किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, मेटल सब्सटेंस को, तो वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का होता है। सम मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा आर वेरी रिएक्टिव एंड कैचेस फायर इन ओपन एयर। कुछ मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसा मेटल जो है बहुत रिएक्टिव होता है। ये सब रिएक्टिव मेटल जो है खुली हवा में फायर कैच कर लेता है, यानी डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है, इसको हीट भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, डायरेक्ट अपने आप से ये जलने लगता है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर स्टोर्ड अंडर किरोसिन। इसीलिए इसको फायर को रोकने के लिए, एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए इन सभी रिएक्टिव मेटल्स को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सम अदर मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर वेरी अनरिएक्टिव, सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट ऑल। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसे अनरिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ओनली फ्यू नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड। कुछ ही नॉन मेटल ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। ज़्यादातर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Next, reaction with water. Some metals are very reactive and reacts vigorously with water and catches fire and form metal oxide, which finally dissolves in water and converted into metal hydroxide. Examples, Na plus H2O gives NaOH plus H2, यानी कुछ मेटल जो है बहुत रिएक्टिव होता है और वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और फायर कैच कर लेता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। जबकि कुछ मेटल ऐसा होता है जो कि क्या कहते हैं, उतना तेजी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, मेटल जो है रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और उसके बाद वो डिसॉल्व होकर के मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना, लेकिन वो स्टेप यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए होता है, तुरंत वाटर में डिसॉल्व होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर उसको नहीं दिखाया गया है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो हीट के कारण फायर कैच कर लेता है। आयरन प्लस स्टीम। आयरन जो है वो भाप यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके, स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन 2,3 ऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, displacement reaction. When a highly reactive metal reacts with a salt solution of less reactive metal, then it displaces the least reactive metal from their salt solution. ठीक है, जब किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसका प्लेस ले लेता है और बन जाता है आयरन सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाता है। उसी तरह एल्यूमिनियम जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाता है और साथ में सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे मेटल्स का यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स।
एल्यूमिनियम कॉपर आयरन जैसा कुछ मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर जो है वो मेटल का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इसके बावजूद बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स में नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। Aluminium, copper, iron, etc. are used for cooking utensil. Aluminium, copper, iron, etc. ये सब जो है कुकिंग यूटेंसिल यानी खाना पकाने का बर्तन बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एज दे डू नॉट corrode easily and retain their shine for long time. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसा मेटल्स जो है इसका इस्तेमाल ज्वेलरी यानी कि गहने बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से कोरोड नहीं होता और ये अपना चमक लंबे समय तक बरकरार रख पाता है। नेक्स्ट, mercury is used in the thermometer as it does not stick to the glass tube and shows even contraction and relaxation with change in temperature. मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लास के ट्यूब से चिपकता नहीं और एक समान रूप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है टेम्परेचर बदलने पर, इसीलिए मरकरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में किया जाता है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम सो इट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स। मैग्नीशियम जो है वो एयर में जल करके बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट, डैजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल फायरवर्क्स में किया जाता है। Zinc is used to make dry cell and is also used for galvanizing iron to prevent it from corrosion. जिंक का इस्तेमाल ड्राई सेल यानी बैटरीज, जो छोटे छोटे सेल्स आते हैं जो घड़ी में, वॉचेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको बनाने में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो आयरन को गैल्वेनाइज करने में भी किया जाता है, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट, Aluminium is used for making foils for wrapping food to keep them warm for longer time. एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने में यानी पतला पतला एल्यूमिनियम का शीट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि फूड को रैप किया जा सके और उससे फूड लंबे समय तक गर्म रह सके। नेक्स्ट, alloy. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metals. ठीक है, alloy क्या है? या दो से अधिक मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी दो या दो से अधिक मेटल को एक समान रूप से मिला दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको एलॉय कहेंगे। यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय, लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए यानी एक समान होना चाहिए, यानी कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं, एक समान। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि मेटल या नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो तो उसको भी एलॉय कहेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे स्टील, जो हम लोग स्टील जानते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी आयरन के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे जो है स्टील बन जाता है। ये इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन प्योर आयरन, यानी प्योर आयरन की तुलना में स्टील जो है बहुत मजबूत होता है। एंड यूज फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स, ग्रिल्स एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, ग्रिल्स यानी आपके घर का जो खिड़की दरवाजा का जो जाली है वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ड्यूरेलुमिन, इट इज़ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम। ये जो है एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम को मिलाने से बनता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्रेम्स ऑफ एयरक्राफ्ट। ये बहुत हल्का होता है और बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट का फ्रेम्स बनाने में किया जाता है। Brass, it is an alloy of copper and zinc. It is used for making coins, medals, artificial jewelry, etc. ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है, यानी पीतल। ये जो है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कॉइन्स बनाने में, मेडल्स बनाने में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखने में ये गोल्ड की तरह दिखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। Bronze, it is an alloy of copper and tin. It is used for making utensil, कॉइन्स एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल जो है, ये जो है कॉपर और टिन का एलॉय है और इसका इस्तेमाल यूटेंसिल और कॉइन बनाने में किया जाता है। कासा इसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हम लोग जाने मेटल्स का यूजेस और एलॉयज का यूजेस, अब जानेंगे नॉन मेटल्स का यूजेस। पहला है ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, कंबशन, बर्निंग रॉकेट फ्यूल्स, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस एक्सेट्रा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में होता है, हम लोग सभी जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन का जरूरत होता है उनको सांस लेने के लिए। कंबशन यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं। रॉकेट फ्यूल जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, स्पेस में भेजा जाता है, तो उसको वहाँ पर जो उसमें फ्यूल रहता है, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए
उसको जलाने के लिए साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा जाता है ताकि उसको वहाँ जलाया जा सके और उसको प्रोपेल किया जा सके, यानी आगे की ओर भेजा जा सके। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस देखे होंगे, मेटल शीट को काटने के लिए एक क्या कहते हैं, फ्लेम रहता है, यानी एक टॉर्च रहता है जिसको ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च कहते हैं, यानी गैस वेल्डिंग में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है और एक एसिटिलीन का सिलेंडर होता है, तो दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। और उससे जो है बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उससे मेटल आसानी से कट जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन। इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग चिप्स। आप लोग मार्केट से चिप्स खरीदे होंगे तो देखे होंगे पैकेट फूला हुआ रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स को लंबे समय तक खराब होने नहीं देता, ठीक है, साल 1.5 साल तक भी जो है वो चिप्स बिल्कुल फ्रेश और कुरकुरा या ताज़ा रहता है। मेकिंग यूरिया, इसका इस्तेमाल यूरिया बनाने में भी किया जाता है, अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन्स। हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके कुछ डोनेटेड ऑर्गन को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे ब्लड हुआ, कॉर्निया हुआ, ये सब जो है जो लोग अंग दान करते हैं यानी अपना बॉडी पार्ट्स डोनेट करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है कार्बन। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल जो घड़ी में या टॉर्चेस में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आप लोग को अभी मैंने बताया था जिंक का इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ साथ ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। इसका इस्तेमाल, ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल का लीड, जो आप पेंसिल से लिखते हैं वो पेंसिल का लीड बनाने में भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल एज अ लुब्रिकेंट भी किया जाता है। वैसे मशीन्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, उस मशीन को ग्रीस करने के लिए लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, इज यूज टू कट ग्लास एंड ऑल्सो यूज इन ऑर्नामेंट्स। डायमंड जो है ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। इसका इस्तेमाल जो है कांच को काटने के लिए या ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, सल्फर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इससे दवा बनता है, यानी बहुत सारा स्किन इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे दवा बनता है, और साथ में इससे गन पाउडर यानी बारूद बनाया जाता है। डाइज यानी बहुत सारा कलर्स बनता है इससे। मैचेस यानी जो माचिस होता है जिससे आप लोग आग जलाते हैं, बहुत घर पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रीटिंग रबर, रबर को स्ट्रांग बनाने के लिए देखे होंगे कि रबर बहुत लचीला होता है, लेकिन उसी रबर से ही व्हीकल्स का जो है व्हील्स बनाया जाता है, यानी टायर बनाया जाता है, तो टायर बहुत हार्ड होता है, तो ये हार्डनेस उसमें कहाँ से आता है? तो सल्फर के साथ उसको जब ट्रीट किया जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पीवीसी। पीवीसी भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट वाटर। इसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कि वाटर में जितना भी जो जर्म्स है उसको किल करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का फैक्ट्रीज वगैरह में उसको ब्लीच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन। इट इज़ यूज टू मेक टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका इस्तेमाल टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में किया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, यानी घाव वगैरह पर अगर इसको लगाया जाए तो इससे जो है इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इट इज़ यूज्ड इन आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट ग्वाइटर। इसका इस्तेमाल जो है क्वाइटर जैसा बीमारी को रोकने के लिए आयोडाइज सॉल्ट में डाल करके किया जाता है, यानी आप लोग के घर में जो सॉल्ट आता है उसमें अगर आयोडाइज सॉल्ट लिखा हुआ है यानी कि उसमें आयोडीन की मात्रा है। इस तरीके से हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना और समझा। इसके बाद हम लोग देखेंगे होमवर्क में आप लोग को क्या करना है।